हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो सेमेस्टर 2 और BBMQ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में चलता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध का चैप्टर 6 जो हम लोग आज पढ़ेंगे। सहकारी संगठन क्या होता है, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेरिट डिमेरिट और भारत में इसका अभी क्या भविष्य है, इसके बारे में भी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सहकारिता शब्द का जो मीनिंग होता है वो सहयोग की भावना का परिचायक होता है। मतलब सहकारिता का मतलब होता है कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव का मतलब होता है किसी का कोऑपरेशन करना, मतलब मदद करना, मिलजुल कर काम करना, ताकि दोनों व्यक्तियों को काम करने में सुविधा हो और अपना जो भी जीवन में उसको प्राप्त करना हो मिलजुल कर प्राप्त कर सके और अपना शांतिपूर्वक जीवन जी सके। ठीक है, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मूल मंत्र होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए हो। मतलब एक सबके लिए मतलब एक व्यक्ति है जो सबके लिए मददगार हो और सब लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति का मददगार हो। दोनों स्थिति में सब आपस में कोऑपरेटिव हो और एक दूसरे का मदद करे, सबको मिलजुल कर रहे और सबका जो ज़रूरत है वो मतलब सबको एक साथ मिलकर अपना ज़रूरत को पूरा कर सके। जैसे मान लो समाज में ऐसे तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि समाज के जो लोग हैं वो इक्वालिटी, हम लोग के समाज में इक्वालिटी की कमी होती जा रही है। मतलब कुछ लोग अमीर हो रहे हैं तो अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब हैं पहले से तो वो आज भी गरीब हैं और भविष्य में भी पता नहीं उन लोग को कुछ मतलब पैसा वैसा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है। क्योंकि समाज का जो हम लोग का ट्रेंड चला हुआ है वो जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, जो मिडिल मैन है, जो मतलब मध्य वर्ग के लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मतलब इसमें इक्वालिटी तो नहीं दिख रहा है ना। इस तरह का अगर सोसाइटी डेवलप हो रहा है हमारे समाज में तो ये तो इक्वालिटी नहीं हो रहा है। तो सहकारी संगठन जो होता है वो बना के हम लोग समाज को इक्वल करने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलजुल कर रह सके। आप समझो कि आपके सोसाइटी में अगर कोई बहुत बड़ा घर बना के, अगर 5 तल्ला बिल्डिंग बना के, बंगलो बना के रह रहा है तो नॉर्मल बात है कि उस सोसाइटी में, उस मोहल्ला में वो आता जाता है, वहीं रहता है, मगर जो बाकी लोग हैं उन लोगों के साथ उनका उठना बैठना नहीं होगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग सहकारी संगठन बनाते हैं और जो गरीब लोग हैं उसको अपने बराबर लाने का कोशिश करते हैं ताकि वो अपना जीवन बाकी लोगों के जैसा व्यतीत कर सके। इसीलिए यहाँ पर नारा लगाया जाता है एक सबके लिए और सब एक के लिए काम करते हैं। इसी को सहकारी समिति या सहकारी संगठन बोलते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन is a form of organization where is the person voluntarily associate together as human being on a basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए लोगों का इस हिसाब से मदद करना ताकि सभी लोगों का जो जीवन स्तर है वो समान रहे, इक्वल रहे। कोई रसगुल्ला खा रहा है और किसी को रोटी नसीब नहीं हो रहा है। तो समाज में इस चीज़ को दूर करने के लिए, ठीक है, सहकारी समिति या सहकारी संगठन का विकास किया जाता है और वहाँ जो लोग मेंबर बनते हैं उनके बारे में हम लोग कुछ मददगार साबित हो सके तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसका मदद करके उसका जो जीवन स्तर है, लिविंग स्टाइल है, उसको थोड़ा चेंज कर सके या उसका जो ज़रूरत है, जो जीवन जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है वो उसको कम मूल्य में या आसानी से उपलब्ध करा सके। इसलिए इस तरह का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है।
सहकारिता शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, सह से और कारिता के योग से बना है। सह का मतलब होता है सहयोग करना, मिलजुल कर काम करना, और कारिता का मतलब होता है कि कार्य करने से है, मतलब जो काम करते हैं हम लोग उससे है। तो भाई दोनों, सहकारिता का मतलब क्या हुआ, मिलजुल कर, और कारिता का मतलब होता है कार्य करना, सब मिलजुल कर काम करें और जो सोसाइटी के में जो गरीब लोग हैं उनको भी मदद पहुंचाए, और उनका भी रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे मान लो किसी के पास रिसोर्सेस है, उसको अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करने नहीं आता है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अपना पैसा का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो वैसे लोगों को भी मदद मिले ताकि वो अपना जो रिसोर्सेस है उसको अच्छे से यूज़ करके अपना जीवन स्तर को बढ़ा सके। ठीक है, इस प्रकार सहकारिता का शाब्दिक अर्थ मिलकर काम करने से है। यह व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए सामान्य उद्देश्य के लिए समानता के आधार पर अपनी इच्छा से परस्पर मिल जाते हैं। इस प्रकार मिलने वाले व्यक्तियों का एक ही आर्थिक उद्देश्य होता है। मतलब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से अमीर बने, ठीक है, या आप मतलब कम से कम आर्थिक स्थिति इतना अच्छा हो जाए कि आप कम से कम समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। यह व्यावसायिक अपने व्यक्तिगत इकाई कार्य से पूरा नहीं कर सकते हैं। आप अपना व्यक्तिगत काम जो करते हैं उससे आप अपना जीवन का जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप सहकारी संगठन का सदस्य बनिए और संगठन के लोग आपको वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से आप अपना जीवन स्तर को अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे सरकारी संगठन क्या करते हैं, अपने सदस्यों के लिए सस्ता दाम में सामान उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो सामान वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाते हैं और अपना सदस्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सस्ता हो जाता है। जो सेलर है, होलसेलर है, या फिर आपका जो CNF है, ये लोग को जो बीच में हम लोग माल देते हैं और वो लोग जो मुनाफा कमा के बाज़ार तक सामान लाता है, तो वो सब अगर हट जाएगा तो आपको सस्ता सामान मिलेगा ना। आप मान लीजिए डाबर का च्यवनप्राश खाते हैं दुकान से लेके, तो आपको मिलता है मान लो 300 रुपये पर kg। यही अगर आप डाबर जहाँ बनता है वहीं के आसपास आप रहते हो और वहाँ डायरेक्ट आप वहाँ से अगर ख़रीद लेते हो तो आपको तो वहाँ से कुछ सस्ता में मिलेगा। तो यही काम करता है सहकारी संगठन। ठीक है, जो सामान है, जो ज़रूरत का सामान है, दवा है, ये सब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर अपने सदस्यों को देते हैं ताकि उन लोगों को थोड़ा सस्ता में सामान मिल जाए और उन लोगों को बजट में फिट हो जाए, ताकि जितना वो अर्निंग करते हैं उसी में उसका जीवन स्तर अच्छा हो जाए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ से पढ़े, एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोऑपरेशन इज द टेक्निकल सेंस मीन्स एबडोमेंट ऑफ कंपटीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन ऑफ ऑल काइंड। ठीक है, मतलब यहाँ क्या होता है, आपका जो कंपटीशन है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें जो कॉस्ट लग रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसको हम लोग एलिमिनेट कर दे, मतलब वो सब खर्चा को हटा दे और एक मतलब सस्ता दर पर सामान सोसाइटी में उपलब्ध करा सके। तो ऐसे संगठन को हम लोग सहकारी संगठन बोलते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लाभ है, जैसे लाभ तो ऐसा होता है, आर्थिक लाभ, इकोनॉमिकल मेरिट्स है, सोशल मेरिट्स है, आपका पॉलिटिकल मेरिट्स है, एजुकेशनल मेरिट है, ठीक है, कल्चरल एंड रिलीजियस मेरिट, ये 5 तरह का मेरिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिकल मेरिट्स है आपका, वो पहला है एकाधिकार का अंत, मतलब मोनोपोली जो होता है उसका खात्मा हो जाता है, मतलब मोनोपोली ख़त्म हो जाता है बाज़ार से। जो कोई दुकानदार अगर किसी वस्तु का मोनोपोली करते हैं, एकाधिकार करते हैं, मतलब उसमें अपना अधिकार जमा लेते हैं और मनमाना रेट में सामान बेचते हैं, तो उसको ये लोग ख़त्म कर देता है। आर्थिक सुरक्षा मिलता है, आप अपने जीवन में जो पैसा का जो कमी महसूस करते हैं वो कमी नहीं होता है, और जो पैसा रहता है आपके पास उसी से आप सफिशिएंट अपना जीवन स्तर को अच्छा बना सकते हैं।
मध्यस्थों का उन्मूलन हो जाता है। दैट मीन्स जो आपका जो फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी है, इन लोगों का खात्मा हो जाता है, क्योंकि सहकारी समिति डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान ला के अपने सदस्यों को बेचते हैं। मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन रखा जाता है। जो मांग आपका है, मांग मतलब जो डिमांड है, उस पर कंट्रोल किया जाता है, और जो सप्लाई है आपका बाज़ार में, उस पर भी कंट्रोल किया जाता है। आप जानते हैं अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस मार्केट में कम हो जाता है, इससे मैन्युफैक्चरर लोग को बहुत नुकसान हो जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कस्टमर को नुकसान हो जाता है कि आप अगर डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो जाता है तो रेट फिर भी बढ़ जाता है बाज़ार में, जो कि आम जनता को, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को सामान खरीदने में प्रॉब्लम होता है। सीमित दायित्व होता है। इस तरह का समिति में आप अगर सदस्य बनते हैं तो आपका लायबिलिटी क्या होता है, सीमित होता है। जितना आप अपना माल खरीदेंगे या फिर जो मेंबर फी दिए हैं बस उतना ही का लायबिलिटी है, आपको अलग से आपको कुछ लायबिलिटी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सहकारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा लाभ है। ठीक है, सोसाइटी में सहयोग और एकता का भावना जागृत होता है। लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। एकता रहने से क्या होता है, किसी के साथ अगर कुछ समस्या रहता है तो एकता होने के कारण क्या होता है, वो उस समस्या से बाहर आसानी से निकल जाता है, क्योंकि लोग एक है। आपको कुछ तकलीफ़ है तो दूसरे लोग आपको तुरंत मदद करेंगे, तो आपका जो समस्या है वो समस्या लगेगा ही नहीं, और वो चुटकी बजाते हुए खत्म हो जाएगा। लाभ के स्थान पर सेवा की भावना पर बल दिया जाता है। सहकारी संगठन जो होता है लाभ कमाने पर कम ध्यान देता है और सहयोग का भावना ज़्यादा होता है। वो चाहता है कि अपने सदस्यों का मदद हम ज़्यादा करके करें। उच्च स्तरीय जीवन होता है। सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत हाई हो जाता है। अगर आप जो रिसोर्सेस है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकेंगे तो आपको क्या होगा, आपका कम पैसा में ही आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ अचीव कर सकेंगे, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। शोषण के विरुद्ध आपका बीमा हो जाता है। आपको कोई शोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा स्थिति उस समय बनता है कि आप अगर किसी चीज़ में अनजान हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे से कि क्या करना चाहिए, तो आपको सहकारी समिति जो है आपका, सहकारी संगठन जो है आपका, वो आपका वहाँ पर मदद करता है, और आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना काम को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। समाज में और भी बहुत सारा इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अधिकांश गुणों का विकास होता है। सामूहिक हितों पर बल मिलता है, मतलब जो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उस पर बल मिलता है। जैसे देखिए कोई फेस्टिवल सीजन आ जाता है अगर, तो उसमें सबके सहयोग से ही सबको मिलजुल कर अपना जो फेस्टिवल है उसको आराम से लोग मनाते हैं और खुशी उस फेस्टिवल का एंजॉय करते हैं। राजनीतिक गुण भी है, पॉलिटिकल मेरिट्स। ये हम लोग को बताता है कि जब अगर हम लोग सहकारी संगठन में हम लोग सदस्य बनते हैं तो हम लोग को समाज के प्रति, राजनीति के प्रति चेतना जो नहीं रहती है। लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरत हमको वोट देने का, हम क्यों जाएं इलेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन करने, हम क्यों जाएं। तो ये सब जो शिक्षित किया जाता है लोगों को, ताकि एक अच्छा नेता आप अपना चुन सके, जो आपका दुख सुख में आपका साथ दे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको डेवलप कर सके बढ़िया ढंग से, आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक अच्छा नेता का चयन करना होगा जो राष्ट्रीय आय को बढ़ा सके और राष्ट्र के बारे में विकसित कार्यों को अंजाम दे सके। ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाने के लिए आपको हर एक व्यक्ति को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। राजनीतिक में भाग लेने का मतलब ये नहीं बोल रहे इलेक्शन में खड़ा हो जाना चाहिए। आप सिर्फ अपना काम करिए, एक उचित व्यक्ति को वोट दीजिए। हमारे देश में 60% से लेकर 67-68% तक ही मैक्सिमम वोट का प्रतिशत है, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 100 आदमी रहते हैं देश में और 66 आदमी ही किसी नेता को चुनते हैं, तो समझो कि बाकी तो लोग इलेक्शन किए नहीं, अपना जो नेता है उसको चुना नहीं। उसमें से अगर 30-35% का माइंड गिल्टी है, मतलब गलत विचार वाले हैं, तो गलत व्यक्ति को चुन के ले आ सकते हैं और राष्ट्र का नुकसान हो सकता है। तो सहकारी संगठन
ये चीज़ हमेशा ध्यान देती है कि अपने जो लोगों को उसको शिक्षित करें, राजनीतिक में भाग लेने सिखाएं और वोट देने के लिए प्रेरित करें, ताकि एक अच्छा नेता चुन के आपके पास आ सके। शिक्षा के माध्यम से भी, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सहकारी संगठन का बहुत योगदान रहा है हम लोग के देश में। हम लोगों के लोगों के बीच में सहकारी संगठनों के माध्यम से लोगों को सहकारी शिक्षा प्रदान की जाती है। सहकारी शिक्षा के अंतर्गत ऋण के उचित उपयोग की विधि, कृषि विपणन एवं सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना, संचालन विधि, सहकारिता के आधार पर उद्योग धंधों की स्थापना तथा उनके संचालन की विधि, आर्थिक साधनों का सामूहिक हित में उपयोग करने की विधि, शोषण के बीच में बचने की विधि, रहन सहन तथा उपयोग का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए अध्ययन कराया जाता है। मतलब देखो, अगर सहकारी संगठन है तो आप जो लोन लेते हैं उसका मिसयूज़ कर बैठते हैं, ठीक है, तो लोन लेके आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो उस पैसा से कोई फल भी नहीं मिला और आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो सहकारी संगठन आपको क्या करती है, ये पहले सिखाती है कि किस बिजनेस में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए, उस लोन का पैसा वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप अपना रिसोर्सेज को ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सके और एक अच्छा मुनाफा कमा सके। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलेगा हम लोग को? ऐसे तो जो वृद्ध व्यक्ति लोग हैं जो मतलब अपना यंग एज को पार कर चुके हैं, वो तो फिर स्कूल में पढ़ने MBA करने जाएंगे नहीं। ऐसे ही संगठन में सदस्य बनते हैं, वहाँ पर उसको मार्गदर्शन कराया जाता है कि आप किस काम को करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। देखिए, सहकारी संगठन का मुनाफा तो हम लोग देख लिए, लाभ तो देख लिए, मगर इसका कुछ डिमेरिट्स भी है। समाज में इस तरह का संगठन जो चल रहा है वो समाज के लोगों को कुछ नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो इसका कुछ डिमेरिट को हम लोग देख लेते हैं। अकुशल प्रबंध। सबसे पहले तो सहकारी संगठन जो बनाते हैं लोग, उसको बना लेते हैं और उसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट नहीं करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। सहकारी समिति संगठन के माध्यम से माल खरीदते हैं मगर सदस्य को नहीं देते हैं, तो ये खराब मैनेजमेंट का प्रतीक है। तो इसलिए सहकारी समिति का ये ध्यान रखना चाहिए कि संगठन का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव है। हम लोग तो ऐसे अभी मेरिट में पढ़े कि लोग को शिक्षित किया जाता है, व्यावसायिक चेतना को जगाया जाता है, ऋण दिलाया जाता है ताकि आप अच्छा बिजनेस कर सके। बट ऐसा नहीं है। आप सहकारी संगठन में जब सदस्य बनते हैं तो बस सदस्य बन जाते हैं, मैनेजमेंट वहाँ निष्क्रिय होता है, कुछ एक्टिवनेस नहीं दिखाते हैं, लोगों को बिजनेस कैसे करना है वो कुछ सिखाते नहीं हैं। ये इसका डिमेरिट है कि एक्टिव ढंग से काम नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। सीमित ग्राहक संख्या। अब जब सहकारी संगठन होते हैं तो वहाँ पर जो सदस्य वही उनका ग्राहक है, तो भाई इस तरह का संगठन का तो ग्राहक सीमित हो गया। अगर मेंबर 200 है तो 200 ही मेंबर ग्राहक बनेंगे, तो फिर इस संगठन का विकास कैसे होगा? तो ये सामान जो भी खरीदते हैं वो तो सदस्य के लिए ही लाते हैं और वही लोग खरीदते हैं, तो इसका मुनाफा ही ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्राहक ही ज़्यादा नहीं है। तो इसके कारण ये डिमेरिट बोला जाता है कि जो सदस्य है उसी को खाली सामान हम कम रेट में उपलब्ध कराते हैं, बाकी लोगों को तो नहीं करा पाते हैं। तो इससे क्या होता है, समिति का लाभ कम होता है और उसका विकास भी धीरे धीरे होता है। सीमित सरकारी हस्तक्षेप। ऐसे संगठनों में सरकार का बहुत हस्तक्षेप रहता है। सरकार उस पर बहुत सारा नियम कानून लगा कर रखता है, वो सब नियम को फॉलो करते करते मैनेजमेंट तंग आ जाता है और वो काम ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण थोड़ा सा इसका विकास कम हो पाता है, लोगों को जागरूक कम कर पाते हैं, ठीक है। 5वां डिमेरिट है ग्राहकों को उधार देने की सुविधा का अभाव है। अगर इस समिति का सदस्य तो बन गया, आप सस्ता में सामान तो मिल रहा है, मगर किसी समय पर अगर किसी ग्राहक के पास पैसा का कमी है तो ये समिति उसको इस तरह से मदद नहीं करती है कि आप सामान आज ले जाइए, 1 हफ्ता बाद पैसा दीजिएगा। तो उधार की सुविधा नहीं है, जिसके सहकारी संगठन का जो एक छठा
डिमेरिट्स है वो गोपनीयता का अभाव है। इस समिति में जब हम लोग सदस्य बनते हैं तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है वो लीक हो जाता है, किसी को भी पता चल जाता है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और बात को तुरंत आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिक्रेसी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सीमित वित्तीय साधन होते हैं। इस तरह का समिति में जो साधन होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो समाज का सेवा कहाँ से करेंगे। पैसा का अभाव होने के बाद तो आप बोलिएगा कि सोशल सर्विस करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल, इट नॉट मे बी पॉसिबल, इट नॉट मे बी पॉसिबल, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, आप बोलिएगा समाज सेवा करेंगे। तो आज के युग में आप अपना तो ज़रूरत पूरा नहीं कर पाते हैं, तो सोसाइटी का कहाँ से पूरा कर पाएंगे। तो समिति तो बन जाता है, उसमें जो भी बेनिफिट है वो लोग लेते भी हैं, मतलब सरकार से जो मिलता है या फिर जो कम दाम में लेते हैं, मगर बहुत लोगों को हम मदद नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि बहुत सारा कम सोर्सेस होता है, जिसके कारण निष्क्रिय समिति, इस तरह का समिति जो होता है निष्क्रिय होते हैं। समिति तो बन गया मगर काम कुछ नहीं करते हैं, नाम का बोर्ड लग गया, ऑफिस बन गया, बस हो गया, वहाँ कोई आता भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं होता है। इस तरह का 25% सोसाइटी हम लोग का देश में निष्क्रिय है, डीएक्टिव है। जो एक्टिव है सोसाइटी बना हुआ है, संगठन है सभी के लिए, मगर काम ही नहीं होता है कुछ। तो ये एक डिमेरिट है। हाँ, निर्धनों को कम लाभ मिलता है। इस तरह का सोसाइटी जो होता है, जो अगर कुछ चल भी रहा है देश के अंदर, तो जो गरीब लोग हैं उसका लाभ कम होता है, उसको कम लाभ मिलता है, मगर जो थोड़ा सा पैसा में अच्छे पोजीशन में है या फिर सोसाइटी में अच्छा वो लिविंग स्टैंडर्ड है, उस सोसाइटी का मेंबर भी है, सारा बेनिफिट वही लोग उठा लेता है। तो ये एक डिमेरिट है। तो मिला जुला के आप बोलेंगे तो इसका कुछ डिमेरिट है, फिर भी हम लोग इस तरह का सोसाइटी को अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि समाज के कुछ लोगों को तो ज़रूर फ़ायदा होता है। भारत देश में सहकारी संगठनों का भविष्य क्या है? हम जान रहे हैं कि भारत एक विकसित देश है कि विकासशील देश है? विकासशील देश है, इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। इसलिए इस तरह का कंट्री में इस तरह का समिति का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग यहाँ दबे कुचले हैं, बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब बहुत गरीब लोग हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं। जाति बेसिस में हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब गरीबी तो का कोई जात नहीं होता है, तो वो गरीब है, उसको पैसा चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए, व्यापार के लिए पूंजी चाहिए। तो इस तरह का समिति होने से देश के लोगों को मदद मिल रहा है, और आने वाले समय में भी इस तरह का समिति का विकास होना चाहिए, और हमारे भारत देश में इस तरह का समिति का उज्जवल भविष्य है, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो मिला जुला के हम लोग इस चैप्टर में यही समझे कि सहकारी संगठन होना चाहिए। देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उसका मदद के लिए, एकता को आगे बढ़ाने के लिए, जो एक हम लोग यूनाइट रहें, एक दूसरे के मदद करें, इसी से हम लोग का जो एकता है बढ़ेगा और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिसके कारण हम लोग देश का विकास आसानी से कर सकेंगे। आप जानते हैं देश का विकास का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं देश का विकास से नहीं हो रहा, देश का विकास से नहीं हो रहा है। क्या होता है इसका मतलब? अगर एक व्यक्ति गरीब है तो उसका अगर विकास हो गया तो समझो कि उसका विकास हुआ तो देश का भी विकास हुआ है। मतलब देश में 100 आदमी हैं, उसमें से 10 आदमी अमीर है, 90 आदमी गरीब है। तो एक आदमी का अगर विकास हो गया तो देश 11% विकसित हो गया। ऐसे करके अगर एक एक व्यक्ति जो गरीब है सब अगर विकसित होते जाएंगे, अगर अमीर बनते जाएंगे, तो एक समय आएगा 100 व्यक्ति अमीर हो जाएंगे, तो 100% लोग अमीर होने के कारण पूरा देश अमीर हो जाएगा और डेवलप्ड हो जाएगा, और विकासशील का जो चिन्ह लगा हुआ है वो हट जाएगा, डेवलप्ड कंट्री में गिनती आने लगेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर ख़त्म भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि पहले भी पढ़े हम लोग बहुत बार 11 में 12 में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।